अभी जो संगठन की बात कर रहे थे, ये संगठन बनता कैसे है, इनका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, संगठन का मतलब होता है समूह। और इसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है वो हमारा परिवार होता है। और इसकी अगर सबसे बड़ी इकाई के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा है। संगठन दो प्रकार से चलता है, समान विचारधारा वाले और असमान विचारधारा वाले लोग जब बैठते हैं और किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समान विचारधारा वाले लोग काम करते हैं तो संगठन मजबूत होता है। लेकिन समान विचारधारा वाले लोग अगर असमान विचारधारा वाले लोग बैठेंगे, वो पद की लड़ाई में लग जाएंगे, वो अपने संगठन का विकास नहीं कर पाए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, गांव में जब शादी होती है तो यदि मान लीजिए कोई ब्राह्मण समुदाय है, कोई क्षत्रिय समुदाय है, कोई अलग समुदाय है। ब्राह्मण समुदाय का ये कहना हो सकता है कि भाई जिस बर्तन में मांस मछली पकाया जाता है उसमें हम नहीं खाएंगे। अब बड़े वैवाहिक समारोह या ऐसे किसी बड़े समारोह में बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ब्राह्मण समाज ने कुछ बड़े खाना बनाने वाले बर्तन को इकट्ठा कर लिए और जितने भी उस आसपास के एरिया के लोग हैं उनको वो किराए पे देते हैं और बर्तन की शुद्धता भी रहती है, ब्राह्मण समाज को बर्तन भी मिल जाता है और उससे इनकम भी होती है, तो आर्थिक संपन्नता भी आती है। तो इसके लिए हमें समान विचारधारा के लोगों को एक साथ लाना होगा, तभी संगठन का स्वरूप संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत होगा। अब इसके बाद अगर हमने लोगों को ले लिया, उस विचारधारा के लोगों को हम जब अपने पास रखते हैं तो उस विचारधारा से संबंधित उनको ट्रेनिंग भी देनी होगी और ट्रेनिंग देने में उन समाज के समान विचारधारा के लोगों को फिर अब काम पर ही देना होगा। और संगठन तभी आगे बढ़ेगा किसका किस विषय में इंटरेस्ट है। और आर्थिक उन्नति हो सकती है, किसी का उद्देश्य सामाजिक उन्नति हो सकती है, किसी का उद्देश्य राजनीतिक उन्नति हो सकती है। तो जो नीचे से एजुकेशन लेते हुए आएंगे लोग, समाज की आवश्यकता के अनुसार, वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा के अनुसार, हमारे संस्कार के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार जब हम शिक्षा उस तरह को लेके चलेंगे तो संगठन का फिर आकार बड़ा हो जाए। जैसे संगठन का आकार बड़ा हुआ तो कोई राजनीतिक क्षेत्र में जा रहा है, कोई सिविल सर्विसेज में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो कुल मिला के लोगों को लगेगा कि भाई हमारा संगठन जो है वो बड़ा हो गया। अब इसका दूसरा एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, हर विचारधारा के, हर मान्यता के, हर फील्ड के लोग हैं उसमें, लेकिन जिसका जिसमें जो इंटरेस्ट है वो उसमें जाता है और काम करता है और पूरा संगठन एक है। तो इस तरीके से अगर संगठनात्मक और प्रशासनिक दायित्व अगर अलग अलग दिया जाए तो लोगों को इसका फायदा होता है। लेकिन अनुभवी होना बहुत आवश्यक है। अनुभवी नहीं है तो फिर संगठन नहीं चला पाए, जैसा कि अभी हमने इस बार चुनाव में देखा है। कई विचारधारा के लोग आ गए और कई टाइप की बात करने लगे। कुछ लोग जातियों में बांटने की कोशिश किए, कुछ लोग धर्म में बांटने की कोशिश किए, कुछ लोग आय के आधार पर बांटने की कोशिश किए और जिसके कारण वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा दिग्भ्रमित हो गई। अभी प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की। लखपति दीदी योजना क्या संभव है? देखिए, फिर वही संगठन की बात है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं
मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। लखपति दीदी योजना ये दूरदृष्टि योजना है। दूरदृष्टि योजना मतलब जैसे मान लीजिए वो झाड़ू बनाता है, झाड़ू चला बनता है, वहाँ एक आदमी आता है, झाड़ू खरीदता है और लेके चला जाता है। वो झाड़ू 15 रुपये में बनता है और वो झाड़ू लेके जाके बाजार में 55 रुपये में बेचता है। 20 का मुनाफा उस पर्टिकुलर व्यक्ति का होता है। लेकिन जो झाड़ू बनाने वाली दीदी लोग हैं, अगर उनका मार्केट से सीधा लिंक हो जाता है तो वो 55 रुपये की जगह 40 रुपये में भी अगर बेचती हैं तो सामने वाले को 40 रुपये मिलता है, लेकिन संगठन को ज़्यादा पैसा मिल गया। ज़्यादा पैसा मिल गया तो उसकी आय बढ़ गई। इसी प्रकार अलग अलग बहुत सारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, और जब संगठन का बड़ा रूप हो जाता है तो वो अमूल का जैसा हो जाता है। आप उसके स्वरूप को देखिए ना। अमूल में गुजरात में महिलाओं ने दुग्ध पालन व्यवसाय को मुख्य व्यवसाय बना लिया, और दुग्ध संकलन, जिसके पास गाय नहीं वो दुग्ध संकलन करता है, दुग्ध संकलन करके और डेयरी में पहुंचाता है। वहाँ दूध को ठंडा रखा जाता है, अलग अलग पदार्थों में बढ़ाया जाता है, और वो कितना बड़ा हो गया। आज भी अमूल का जो प्रेसिडेंट है वो नीचे से चुन के आता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है। तो इसलिए लखपति दीदी योजना बहुत सही है, और इसका अगर ठीक से काम किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि एक 10,000 या 50,000 लखपति दीदी हर साल बनाने की बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा है। ये ग्रामीण विकास से रिलेटेड योजना है या शहरी विकास से? नहीं, देखिए, ग्रामीण विकास और शहरी विकास दोनों दो अलग अलग काम हैं। शहर के लोगों को शहर की तरह से जिंदगी जीना है, जीते हैं, और गांव के लोग पूरी तरह से प्रकृति के साथ जीते हैं। एक प्राकृतिक है और दूसरा अप्राकृतिक, या दूसरे तरीके से कहे तो हम प्राकृतिक है। शहर में पढ़ाई में सर्व सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन गांव में सुविधाओं का अभाव है। दोनों ही जगह लोग जीवन जीते हैं, और दोनों ही जगह लोग पेट भर के खाना खाते हैं, और दोनों ही जगह लोग अपनी दैनिक क्रियाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, लेकिन दोनों में विषमताएं बहुत। तो इसलिए हमारे देश में 80% गांव है, और महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि मैं उस दिन देश को परिपक्व रूप से स्वतंत्र मानूंगा जिस दिन देश का गरीब आदमी भी अपनी जेब में पैसा रख कर अपने मन पसंद की वस्तु को खरीद लाएगा, तभी सही मायने में स्वतंत्रता हो।